अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूं आपकी मेजबान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने का मौका, नए नए मौज़ूआत हैं, नए टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं, नई नई बातें हैं, कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है, वो आज हमने आपके साथ रखनी है। और हमेशा की तरह मेरी यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि जो आपके दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से हो जाए ताकि दिन बड़ा अच्छा गुजरे और दिन के किसी भी लम्हे में जो आपके पास 10-15 मिनट अपने लिए फारिग मिलते हैं उसमें आप सोचें कि अच्छा सुबह 9 बजे जो महक ने बात की ना बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो एक अच्छी बात थी, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करें। तो आज की अच्छी बात यह है कि हकीकी सुकून ये है कि आप खुद से मुखलिस हो जाएं। अच्छा, खुद से मुखलिस होने का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं या जो है आप गलत चीज़ों को भी हासिल करने की कोशिशों में लग जाएं, या गलत कोई चीज़ आपने हासिल कर लिया तो आप कहें कि हाँ ठीक है मुझे सुकून मिल गया, तो ये हकीकी सुकून है। नहीं, ये नहीं होता। अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा लेना, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लेना, क्योंकि जब आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं ना तो यकीन करें कि ज़मीर एक वो वाहिद आपको सही तरीके से इंडिकेट कर पाता है कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले कान ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे तो कोई दूसरा आपको आके सबक नहीं देगा कि तुमने सही किया है, ये तुमने गलत किया है। तो हमेशा ज़मीर की आवाज़ सुने, अपने साथ मुखलिस हो जाएं। ये ना देखें कि अच्छा ये ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के पीछे गलत ट्रैक पर चलना पड़ा और आप चलते चले जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वो ट्रैक, वो रास्ता गलत है। प्लीज़ जब भी कोई काम करें, जब भी कोई बात करें, कोई काम करने का सोचें, कोई ख्वाहिश रखें अपने अंदर, तो पहले देख लें कि रास्ता कैसा है, क्या रास्ता आपका गलत तो नहीं है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ आप गलत रास्ते से नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह ताला ने सही रास्ते भी बनाए, सिर्फ अक्ल का आपने इस्तेमाल करना है, अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनना है। चलें जी, ये तो थी अच्छी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि फरवरी के पहले हफ्ते का आज आखिरी दिन है और ये हफ्ता आलमी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के नाम से मनाया जाता है। इसका मकसद तमाम मज़ाहिब में अमन व सलामती को तरजीही बुनियादी मकासद तसव्वुर करना है। कायद-ए-आज़म का ऐलान था ये कि सिर्फ वही लोग पाकिस्तान पर सही तरीके से हुकूमत कर सकते हैं जो मगरबी मुआशरों और इस्लामी मुआशरों से यकसा आगाही रखते हों, जिन्हें दोनों जगहों से इक्वलेंस अवेयरनेस हो, अक़लियतों और ख़वातीन के मसावी हुकूक, जमहूरियत और रवादारी नई रियासत के बुनियादी मकासद होने चाहिए। पाकिस्तान अपनी सकाफ़त और तारीख़ में बहुत मालामाल है, इसलिए यहाँ हिंदू, सिखों और ईसाई बिरादरियों के बेशुमार मजहबी मकामात हैं। लिहाजा तालीम, तिजारत और फ़न में कसीर सकाफ़ती और कसीर मज़ाहिब का वजूद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अनम साहब और नाजिया बलोच साहिबा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें, क्योंकि किसी भी मुआशरे की बेहतरी के लिए, कोई भी मुआशरा अगर सही तरीके से चलाना है आपने, तो यकसा हुकूक होना और वहाँ पर जितनी भी अक़लियती बिरादरी होती हैं उनके हुकूक की अदायगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। होना एक अलग चीज़ है, मिलना एक अलग चीज़ है। तो होने में तो कोई शक नहीं है, मिलने में हमें शक है। वहाँ पे जाके रुक जाती है गाड़ी। थोड़ा डाउट है, ज्यादा डाउट है? नहीं, पक्का डाउट है। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ जरा आपकी डाउट बताएं क्यों है। अदा करने पे आते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे जो जिसे कहते हैं कि इंफीरियर मोटिव्स आ जाते हैं बीच में, ज़ाती अखराज आ जाती है, फिर हम ज़रा उसमें। पहली बात तो ये कि देखें, एक ममलिकत पाकिस्तान के अंदर हम सब बराबर के शहरी हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और तमाम मज़ाहिब जो भी आए हैं उन्होंने सब रवादारी की, भाईचारे की बात की। कोई भी मज़हब ये तो नहीं कहता कि दूसरे वाले को मारो, कोई भी मज़हब नहीं कहता, किसी भी किताब में नहीं। ये जो डिवीज़न होता है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं माशरे में जो अपने मकासद के लिए असूल करने के लिए डिवाइड एंड रूल वाला फ़लसफ़ा अपनाते हैं और उसमें फिर लड़ा देते हैं, फिर वो झगड़े भी हो जाते हैं। और आप देखिए, जब पाकिस्तान बना था, कायद-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की स्पीच अगर आप सुन लें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट एज इक्वल सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है वो तमाम अपने शहरियों को बराबर के हुकूक देता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम एक डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो उसमें तो कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि कानून लागू कितना हो रहा है, इंसाफ मिल कितना रहा है, हम उस पर बात कर सकते हैं और
को कैसे कामयाब किया जा सकता है उस पर भी बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। वही बात है ना आपकी कि मौजूद हैं चीजें लेकिन उस तरीके से मिल नहीं रही जिस तरीके से हक है। दो बहुत सारी चीजें उसमें इंटरफेयर करती है ना। मांगना वालों को मांगना नहीं आता। पहली बात तो आम शहरी को अपने हुकूक ही नहीं पता, उसे बताया नहीं जाता। सेकेंडली फिर जिस वजह से हम यहाँ आए हैं कि जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कितना लिमिट कर देते हैं ना। कितना लिमिट हमने पाकिस्तान एक है, एक इकाई है, हमने उसमें बहुत सारी, हमारा मसला सारा ये है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते। अगर हम डाइवर्सिफाइड है ना तो उसको तो खुशी से मनाना चाहिए कि मैं काला हूँ, आप पीले हैं, नीला है, हरा है, बजाय इसके कि मैं कहूँ सारे नीले हो जाएं, सारे काले हो जाएं। अब ये सारी उंगलियां बराबर अगर हो गई तो मुट्ठी नहीं बंद होगी। बिल्कुल ऐसा ही चीजें आती नहीं। तो ये जो अलग अलग अल्लाह ने बनाया है, अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग जबान है, अलग अलग रंगो नस्ल है, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और ये पाकिस्तान में तो कमाल कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उसमें आप म्यूजिक ले लें, गायकी ले लें। अभी मैं वो तस्वीरें देख रहा हूँ आपके स्टूडियो में, देखिए मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ, एक कसूर से हैं, एक फैसलाबाद से हैं, एक राजस्थान से हैं, और क्या डाइवर्सिफिकेशन है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसको अगर आप सेलिब्रेट ना, अब उस फर्क को मैं ऐब बताने लग जाऊं तो वो फिर मेरा कसूर है। exactly. वो ऐब नहीं है, वो फिर आपकी अपनी सोच है ना, वो ऐब तो नहीं है। नहीं, वो मतलब ही होऊंगा ना मैंने अगर मिसाल, जैसे एक बड़ी भोंडी सी मिसाल है, जब किसी को हमने छोड़ना होता है ना तो वो हमें उसकी रोटी भी ठंडी लगने लगती है, फिर हमें कीड़े निकालने लग जाते हैं, और जिसके साथ रहना होता है उसके ठंडी रोटी भी गर्म लगती है। हाँ, वो वैसे ही गर्म हो जाती है। वैसे गर्म हो जाती है। अच्छा नाज़िया, मुझे बताएं परफॉर्मिंग आर्ट कितना मुआविन साबित होता है इस तमाम तर मामले में? जैसे सर ने जिक्र किया कि हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे बहुत ही बेहतरीन बात की कि अगर हम अपने आर्ट को देखें उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। अगर हम स्टूडियो में ही देखें, अगर पूरा स्टूडियो वाइट हो तो कितना फीका फीका लगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ की खूबसूरती को मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जिसमें एक बेहतरीन तरीका हमारे पास आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, फिल्म मेकिंग है, वीडियोस हैं, जिसके ज़रिए आप सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और एक सोच बेदार कर सकते हैं हमारे यूथ के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर। और उस प्लूरलिज्म को जो है ना सेलिब्रेट करने में आर्ट एक बेहतरीन किरदार है। अभी रिसेंटली मैं चेक कर रही थी तो फाटा जो कि हमारी पाकिस्तान में बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, इवन मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ लियारी से, उसका भी एक नेगेटिव नैरेटिव जो है ना हर जगह पे नजर आता है। तो उस सारी चीज़ों को मैं देख रही थी तो वहाँ के यूथ ने आर्ट के जरिए जो फाटा का एक जो है ना इलाका है पारा चिनार, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी पॉजिटिविटी को आर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की। गुड। सो आई थिंक मैं समझती हूँ कि हमारे यूथ में, और आर्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो सारी चीजों को समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, नाज़िया ने बात की यूथ की, मैं तो बहुत होपफुल हूँ अपने यूथ से। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछली नस्ल थी हमारी वाली या हम जैसे और जो थे, हमने बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया अपने ज़ाती मकासद के लिए, सियासत में आके, या कोई जो अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए। आजकल का जो नौजवान है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचता है, और अच्छी बात है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि वो अपने से अबव होके सोचता है, कि वो ये नहीं सोचता कि मैं पंजाबी हूँ, ये बलोची है, वो पाकिस्तानी होके सोचता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। पाकिस्तान, हमारे दोस्त अल्लाह गनी की रहमत करे, इमरान असलम जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, राइटर, अभी इंतकाल हुआ, उन्होंने एक थिएटर लिखा था। उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल एक रिल्ली की सी दी थी कि अलग अलग रंग और नस्ल के उसमें पैच वर्क है। पाकिस्तान इज ए पैच वर्क, कितनी खूबसूरत रंगों से जुड़ के बना है, और कोई एक रिल्ली दूसरे से नहीं मिलती, अलग होती है, और हाथ से बनती है, मेहनत से बनती है, और उसकी खूबसूरती अलग होती है। तो अगर मैं ये कह दूं कि क्या टाकियां जोड़ के आपने एक चादर बना दी, तो मैं उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर सकूं। यानी वही बात है ना, आप देख ही नहीं पा रही, तो फिर आपकी अपनी सोच है। तो ये आप जैसे चैनल है, आपने इस टॉपिक को उठाया, आपको तो रोज एक
ला के कल्चरल उठा के बिठा देना चाहिए। एक दिन हमारे बलोच भाई आ जाए, एक दिन सिंधी आ जाए, एक दिन ब्राहवी आ जाए। वो हमें अपनी जबान से उनसियत नहीं है। हम तो अगर कोई बलोची बोलता है हम उसको एलियन समझते हैं, ये कौन सी जबान बोल रहा है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हमारे बड़ों ने, यानी जो नॉट आर ओन, यानी जो जैसे मीडिया पे आते थे या आए हैं या अभी सियासतदान जो कर रहे हैं, एक दूसरे को हमें नफरत करना सिखाया उन्होंने हमें रिजेक्ट करना सिखा दिया है। एक्सेप्टेंस लेवल हमारा जीरो हो गया है। जीरो। मेरी नजर इसी पे क्यों जा रही है कि एक उसकी छोटे पांव की उंगली टेढ़ी है। अब हम देखते हैं ऐब निकालने के लिए। पहले हम देखते थे, अप्रिशिएट करने के लिए, यार हमें क्रिटिसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। अब कहते नॉक टेढ़ी है, रंग कैसा है इसका, कितनी गंदी लिपस्टिक। अरे हम छूटते ही ये करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, आप किसी भी महफिल में बैठे, लेकिन वो हम हमारी एज के लोग करते हैं, सीनियर्स करते हैं। आजकल के बच्चे बहुत, मेरे अपने बेटे हैं, यंग हैं, यूनिवर्सिटी पास्ड हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, दे लव पाकिस्तान, और वो बड़े उसको दबंग तरीके से पाकिस्तानियत को अपनी एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर आई थिंक खालिद साहब इसमें घर का माहौल बहुत ज्यादा आपका मैटर करता है, आपकी ग्रूमिंग, आपका देखिए ना, अब आप एक घर से मतलब होता है, अगर मैं अपने घर की बात दूं, फिर मेरा मोहल्ला है, फिर मेरा शहर है, फिर मेरा मुल्क है, तो हर जगह वही। अगेन जब मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है। अगर एक टीवी के स्क्रीन पे दिन रात सियासतदान बैठ के एक दूसरे को लान तान करते रहेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर हम क्या सीखेंगे? हम कहेंगे ये तो नॉर्म है। हम कहेंगे तो नॉर्मल चीज है यार, तू झूठा, तू काला, तू फलाना, तू ये शोर, ये तो नॉर्मल है, बड़ी बात है ही नहीं। तो बजाय इसके कहें कि यार वो ठीक है यार, लेकिन वो काम आपने बड़ा अच्छा किया। हम अच्छाइयाँ गिनना कब शुरू करेंगे? मुझे तो ये होता है, आजकल के बच्चे अच्छाइयाँ गिनते हैं। मुझे मिलते हैं यंग बच्चे, कहते हैं सर आपने फलाना ड्रामा किया था ना, वो बड़ा अच्छा था, आपने फलाना, वो अच्छाई गिन रहे हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं आपने वो कितना बुरा काम किया था। चलें, ये एक अच्छी बात है ना कि हमारी यूथ जो है उसकी पॉजिटिव सोच है, और उसी को एम्पावर करना है। अच्छा नाज़ी, मुझे ये बताएं कि हमारी जो अक़लियती बिरादरी है, परफॉर्मिंग आर्ट में उन्हें कितने मौके मिल रहे हैं आपकी नज़र में? मैं अगर अक़लियतों की बात करूँ पाकिस्तान में, उनको काफ़ी हद तक बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। किया जाता है। हाँ, मुझे मतलब मेरे कुछ जितने भी कुलीग्स मेरे साथ मौजूद हैं, सो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। सो वो सारी एक्सपीरियंस में बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस उनके मौजूद होते हैं। शायद हो सकता है कि हमारे सिटीजन्स में वो एक अवेयरनेस वाला एलिमेंट अभी नहीं है, लाइक वो एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट अभी तक नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं जापानीज़ के साथ काम करती हूँ, फीमेल होम बेस वर्कर्स के हवाले से भी। सो उन्होंने, जैसे ही उनसे पर्सनल बातें चल रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके मुल्क में कितनी ज़बानें होती हैं। उन्होंने कहा हम सारे लोग जापानीज़ में ही बात करते हैं। सो फिर मैंने उनसे कहा कि हमारे पास जो है ना एक ज़बान मौजूद नहीं है, मतलब अगर मैं मौजूद हूँ, हमारे पास जो है ना 20 से ज़ायद जो है ना ज़बानें हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। सो उन्होंने कहा आपके लिए कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दैट यू लर्न 20 लैंग्वेजेस, मतलब मुख्तलिफ सूबे आप लोगों के मौजूद हैं। सो आई थिंक हम इस सारी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अगर माइनॉरिटीज़ हैं, उनका भी बिल्कुल वही जो है ना हक है जो हमारे दूसरे मेजॉरिटीज़ का है। सो उनको हम भी ऐसे राइट्स प्रोवाइड करें। इवन हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी, हमारे फैमिली में भी वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, कि आपने इनके साथ नहीं बैठना, आपके उनके साथ नहीं बैठना। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं ना, यही है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। आपके स्कूल्स का जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो वो सारी अपब्रिंगिंग होती है तो वो नस्ल को खराब बड़े ही करते हैं ना, छोटे को तो कोई कुछ नहीं। उनको तो आइडिया नहीं, आपको अल्लाह ने कैनवस दिया है, प्लेन पेपर दे दिया, अब आप कुछ भी उस पे बना दो। तो हम सिर्फ तासुबात भरते हैं उसके अंदर, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये उर्दू मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। अंग्रेजी क्लियर कर दूं, अंग्रेजी का जहानत से ताल्लुक नहीं है। अंग्रेजी एक ज़बान है, जैसे लेकिन हम उसको मयार के साथ वो कर देते हैं। अब देखिए ना, अब कोई श्रीलंकन प्लेयर है,
या कोई तमिल प्लेयर वो गलत अंग्रेजी बोलता है, कोई नहीं हंसता उस पर। हाँ। हमारा बेचारा कोई प्लेयर गलत अंग्रेजी बोलता है, मीम्स बन जाते हैं। हाँ। अरे क्या कह दिया, फर्स्ट थैंक्स इज टू अल्लाह, फर्स्ट क्यों हंस रहे हो भाई? हाँ। उसका बाप अंग्रेज नहीं था, उसकी माँ अंग्रेज नहीं थी, वो पठान है, वो पठान है। और आई थिंक हमें अपनी जुबान पे फख्र होना चाहिए कि हमारी जुबान हम अपनी जुबान को रिप्रेजेंट करने वाले, हमारी पहचान हमारी जुबान बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही। कौमें बनती जबान से। Exactly। देखिए कौमें जबान से बनती हैं, मजहब तो कुछ भी हो सकता है। जो हिंदुस्तान में जो भी बादशाह आता गया वो लोग उसका मजहब अपनाते गए। पहले मोहनजोदारो था, बुद्धिस्ट आए, फिर बुद्धिस्ट के बाद हिंदूज आए, हिंदूज के बाद कुछ और आए, फिर इस्लाम आ गया तो मुसलमान आ गए, फिर कुछ और आ गए, फिर पारसी, ये तो सब है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जो आपकी जुबान है, जो आपका अपना कल्चर है, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी होता है। भाई देखिए, आप कल्चर को आम करें, म्यूजिक और थिएटर, ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ सिंध गवर्नमेंट का कि उसने म्यूजिक को भी करिकुलम में डाला है। वो भी हमने जब लाहौती मेलो हमने किया था कुछ 4 साल पहले, तो वहाँ पे हैदराबाद में मैं था उस टॉक शो में, सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर थे और वसतुल्ला खान थे। हमने उस रेजोल्यूशन उनसे लिया था कि आप प्रॉमिस करें। तो जब तक कल्चरल एक्टिविटीज हमारे नसाब का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक जाहिर है किसी के अंदर ना अवेयरनेस आएगी और ना ही कोई एक्सेप्ट करेगा। सब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़िया, आपका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा जी, अब ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक आम तस्वुर ये है कि जब शादी को कई साल बीत जाते हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे की तारीफ करना छोड़ देते हैं और शादी का रिश्ता एक रवायती रिश्ता बनकर रह जाता है। और फिर बीवी शिकवा करती है, जी आप तो मेरी तारीफ नहीं करते। लेकिन अनवर मकसूद साहब की अहलिया इमराना मकसूद ने साबित किया है कि ये तस्वुर बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे क्या कहानी है आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। मुमताज अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद की अहलिया इमराना मकसूद 11 किताबों की मुसन्निफा हैं। इनमें से बेशतर किताबें उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। अपने शौहर अनवर मकसूद की जिंदगी पर एक किताब उलझे सुलझे अनवर भी तहरीर कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने खानदान के अफराद और दिलचस्प वाक़यात पर मबनी एक और किताब तहरीर की है जिसका नाम है दूसरी मुलाकात। इस किताब की तकरीब रूनुमाई उन्होंने अपने घर पर धूमधाम से की और किताब की तख्लीक का पस मंज़र तफसील से बयान किया। उन्होंने कहा कि दूसरी मुलाकात अपने शौहर अनवर मकसूद से नहीं बल्कि अपने पढ़ने वालों के साथ है। इस किताब में वो लिखा है कि जो सबके लिए इंटरेस्ट की चीज़ है, मतलब पुलिस की कोई हरकतें और इस तरह की बातें जो हम आम ज़िंदगी में कह नहीं पाते हैं, वो सब इसमें लिख दिए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे बंद नहीं करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, मगर है मज़ेदार। कोई शिकायतें नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है मुझे, और मुझे दरअसल किसी से शिकायत नहीं है। मैंने उर्दू को इतना आसान बना दिया है कि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी मेरी किताब पढ़ सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ज़ुबान है ये अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ी है, हमने खुद इसको बड़ा करना है। और अगर हम इसको बड़ा नहीं करेंगे तो ये छोटी होकर रह जाएगी। तो मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए लिखती हूँ, इसीलिए मेरी किताबें बिकती हैं कि लोग मेरी किताब को आसान रीडिंग समझ के उठाते हैं और फिर इंटरेस्टिंग रीडिंग समझ के ख़त्म करते हैं। तकरीब के दौरान अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तकरीब को अपने दिलचस्प जुमलों से ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखा। अब मुझे पता नहीं किताब बिकती कितनी है, मुझे कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपये की किताब है तो उसमें 85 रुपये मेरे लिए। महंगाई का ज़माना बहुत है, आपने 1000 रुपये की किताब खरीदी है, मगर मैं कसम खाता हूँ जो खाने का इंतज़ाम है ये 1400 रुपये का है, तो 400 रुपये का फ़ायदा होगा आप लोग। सब समझते थे कि मैं नसीम से शादी करना चाह रहा हूँ, तो दोस्ती बहुत थी, परवेज़ से दोस्ती थी, अहमद भाई की, पूरे घर में आना जाना, इनके अब्बा से मेरी बहुत दोस्ती। तो एक दिन सब यूनिवर्सिटी, इरफान हुसैन, शाहिद नज़ीर अहमद, जावेद जब्बार, हम सब मुझको ले गए नसीम के यहाँ, और इनकी अम्मा ने बुलाया था कि आ जाओ 7 बजे आ जाओ तुम अनवर को देखें। अब हम सब बैठे हुए हैं, तो खाने पे बुलाया था रात के, तो मुझसे कहने लगी अनवर मकसूद तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? हाँ, तो मैंने कहा मुझे मेरी तनख्वाह है 470 रुपये। तो कहने लगी, अजीज़ नाम था नौकर का इनके, अजीज़ खाना लगाओ।
6:30 बजे खाना निकलवा दिया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और इमराना मकसूद की हौसला अफजाई की। इमराना जी, I think it's amazing that she's written this and second, मैंने दोनों किताबें खरीदी, पहली वाली मिस हो गई थी और मैं पढ़ के बताऊंगी कि क्या है और क्या जिंदगी को किस तरह होना चाहिए। अनवर मकसूद साहब अपने तंज और मज़ाह से भरपूर जुमलों की बदौलत खुद को नुमाया करने का फन तो बखूबी जानते ही हैं, मगर उनकी अहलिया इमराना मकसूद ने अपनी किताबों के जरिए साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं। दूसरी मुलाकात अनवर मकसूद साहब की अहलिया इमराना मकसूद की दूसरी किताब है। इस किताब में उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद के एहसासात और उनसे मुंसलिक वाक़यात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। एक ऐसे दौर में जब हर कोई एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है, इस किताब की तख्लीक एक बहुत खुश आइंद कदम है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। ज़बरदस्त। तो भाई किताब ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर पढ़ें और किताबों से दोस्ती होनी चाहिए और किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसी तरह ये किताब भी स्पेशली मर्दों को बहुत कुछ सिखाएंगे। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुल्तान की ऐसी होनहार तालिबा जो ब्रिटिश काउंसिल में ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं बल्कि अपना प्रोजेक्ट सोलर ड्रायर भी उन्होंने बना लिया, जिससे सब्जियों और फलों को एक लंबे अरसे तक हम स्टोर कर सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। मुल्तान की नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी की तालबा का कारनामा, शमसी तवानाई की मदद से सब्जियों को महफूज करने वाली मशीन इजाद कर ली। फाइनलिस्ट इज मिस इकरा। होनहार इकरा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ब्रिटिश काउंसिल में भी अपना लोहा मनवाया। इसके अंदर आप सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर तरह की चीज़ें आप जो है इसमें वो ड्राई कर सकते हैं और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने से 1 साल तक होती है। सोलर ड्रायर में सब्जियों को शमसी तवानाई से खुश्क किया जाता है, जिससे सब्जियों को 8 से 10 माह तक बआसानी स्टोर किया जा सकता है। डिफरेंट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ओपन एयर में, ओपन सरफेस पे ड्राई किए जाते थे, तो उसको कंटेमिनेशन उसमें हो जाती थी। तो कंटेमिनेशन से बचने के लिए, फूड के डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ये एक मशीन जो है वो एवेलुएट की, डिज़ाइन की। सोलर ड्रायर मशीन की तैयारी में 40,000 रुपए की लागत आती है, जिससे छोटे काश्तकार मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। अच्छा जी, हम हमेशा हर वीक में आपको बताते हैं कि जी आपके जो हाउस ऑफ स्टार्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। माहिर इल्मे नुजूम अजीम जाफरी साहब से हमने बात की थी। हमने उनसे जाना कि सिर्फ सितारे ही नहीं बल्कि जो आपके नाम हैं, जो आपके महीने के दिन हैं, लाइक जैसे कि 14 तारीख है, 15 तारीख है, जो तारीखों का एक कैलेंडर बन जाता है और जो आपके नाम के मतलब होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर या आपकी किस्मत पर कितने असरअंदाज होते हैं। तो ये जो गुफ्तगू थी ये ज़रा आपको दिखाते हैं। अच्छा, जब भी अजीम भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं ना तो मेरे जहन में एक सवाल भी जरूर आता है, लेकिन वक्त की कमी होती है, मैं पूछ नहीं पाती। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीम भाई, हमेशा हमने बात की है सितारों की चाल आपके बारे में क्या कहती है, लेकिन इसके अलावा भी तो और फैक्टर्स होते होंगे ना जो कि आपकी किस्मत पे इफेक्ट होते होंगे, असरअंदाज होते होंगे। जैसे मैंने अक्सर सुना कि लोगों के नाम आपकी शख्सियत के लिए बड़े जरूरी होते हैं, तो ये क्या है? देखें, नाम तो माशाल्लाह सभी के अच्छे होते हैं, अब उसकी जो स्पेलिंग होके ना उनको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जैसे आपका नाम महक है जी, तो हम महक जो होंगे नंबर्स MEHAK, नहीं हाँ। M का 4, अच्छा, E का 5, H का 8, A का 1, K का 2, अब वो जो टोटल आएगा ना उसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा अच्छा, उसमें होता है नेम बैलेंसिंग। अच्छा, कि अगर आपका महक और आपका साथ क्या लगा रहे हैं सर नेम असलम हाँ। तो असलम और महक के दोनों जो नंबर हुए आया कि वो ठीक हैं, बैलेंस्ड हैं। बैलेंस से मुराद के जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी याद या जो आप इशू आजकल फेस कर रहे हैं उससे हम कौन सा चेंज कर लें। अच्छा, असलम में SS कर लें, ओके, या महक में कोई ऐसी K कर लें महक, ठीक है, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मेरा है अजीम, अब मैं AZEEM भी करता हूँ, कभी AZIM भी लिखता हूँ, तो वो नंबर टोटल में चेंज आ जाएगा, इससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, ये इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं याद हो, ठीक है ना। अच्छा, जिनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है उनको डबल फायदा हो जाता है कि उधर से भी देख लिया और इधर से आपका नंबर देख लिया। नहीं भी, अगर मिसाल के तौर
पे किसी का 4 बनता है, ठीक है ना, टोटल में आ गया 4 हो गया, या 13 हो गया तो 13 का 4, ठीक है, तो 22 का 4, तो वो जो 4 होगा ना वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वो आप कोई एक मसले से निकलते हैं दूसरे मसले के आगे खड़े हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम आपका भी सॉल्व भी होकर सुकून का सांस लिया है, दूसरा आ गया, तो वो हमने 4 को अवॉइड करना होता है। इसी तरह 9, जब 9 होता है ना तो आप क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं। आप कुछ भी अच्छा कर लें, क्या किया, बड़ा कोई एहसान कर दिया तो सारी दुनिया करती है बेटा, है ना। अब कितना मन मार लें, जान लगा दें, पैसा लगा दें, खानदान वाले घर वाले कभी खुश नहीं होंगे, ऐसे लोगों को वो तनकीद ही करते रहेंगे। वो अच्छा भी कर आएगा ना, क्या हुआ, ये तो छक्का मार सकते थे, ये तो आउट हो गए, वो नहीं पता उसने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी। 9, 4, 8, ये 6, इस तरह के जो होते हैं ना, ये इनको 6, अच्छा एक अच्छी चीज होती है, फेम बड़ा लाता है मगर मेहनत बड़ी लाता है। 6 नंबर, अच्छा। हाँ, 7 जो होते हैं वो लकी होते हैं वैसे, इनको बैठे। 5 तो बहुत ही लविंग और केयरिंग, हाँ, केयरिंग, लविंग, फिर सोशल गैदरिंग में उठने हर वक्त बैठना, आउटिंग, ये इस तरह के होते हैं। उनको वो लकी भी होते हैं, अच्छा। उनके पास लॉटरी आ जाना, बोनसेस आ जाना। मेरे पास तो कोई लॉटरी नहीं आई अभी। अब देखना है ना कि आपका 5 है भी नहीं है। अच्छा आप भूल गए ना। अच्छा, मैंने एक दफा ना, अच्छा ये आजकल बड़ा हमारे यहाँ सोसाइटी में है कि आप फौरन से ना गूगल कर लेते हैं कि जो मेरा लकी नंबर क्या निकल रहा है, मेरा मवाफिक रंग क्या निकल रहा है, मेरा जो नाम है वो उसका जो है कहाँ से वो मिल रहा है, मतलब कुछ नाम होते हैं जो अरबी लुगत के होते हैं। तो मैंने तो गूगल से देखा था और मेरा लकी नंबर 5 बन रहा था, तो मैं उसके हाथ से सोच रही थी। आपने MEH से ये भी देखिए बड़ा सिंपल है, 1 से लेके पेपर में 1, 2, 3 से लेके 9 तक लिखें, उसके नीचे 1 के साथ कंटिन्यूसली उसे ABCD करते चले जाएं, ठीक है। आपको सब नंबर्स के वो आ जाएगी वैल्यू क्या है। अच्छा। A का 1, B का 2, C का 3, वो 9 तक जाना है, फिर दोबारा नीचे से 1, 2, 3 ABCD। अच्छा, जहाँ पे रुकी 9 के बाद वहीं से नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से फिर WXYZ तक आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा महक का क्या बनता है। अच्छा, ये लकी नंबर वाकई आपके लिए बड़े वो होते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है? बिल्कुल होते हैं। और ये जो कहते हैं मवाफिक रंग, मवाफिक पत्थर, देखें मवाफिक रंग, मवाफिक एक ही बात हो गई, लकी नंबर, लकी पत्थर, लकी, ये बहुत काउंट करते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे हमारी अक्सर देखा होगा, एक वो अकीक पहने में, हाँ। अच्छा, एक फिरोजा पहने में, और एक वो 999 की पहने में। अब पता नहीं वो आपके 999 की जो अंगूठी है वो आपके लिए फिजिबल, आपके लिए लकी भी है, नहीं है, नहीं है। आपने पता लगा अपना एंटी उस पे पहन लिया नंबर के, या एंटी कलर का वो कलर वियरिंग कर लिया, स्टोन, तो आप तो गए। हाँ। आप तो एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में अगर आपका नेगेटिव प्लैनेट का आपने स्टोन पहना दिया किसी उल्टू पलटू ने, यानी नहीं आप ये पहने, तो आप तो गए। हाँ, बिल्कुल। और आप गए और आप बाद में आप जो लॉस हो गया, नहीं लॉस तो एक दफा हो गया ना, ठीक है, तो वो उसको तो सालों लग जाएंगे। अच्छा, मैंने वैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखा कि ये जो स्टोन होता है ना, ये बड़ा इफेक्ट करता है आपकी लक पे, बड़ा रिलेट करता है आपकी लक। देखिए वो जो होते हैं ना आपकी लक को ना इनहांस करते हैं और डाउन भी कर देता है ना, अगर नेगेटिव पहने तो वही आपको नीचे ले आते हैं, बस आपका फेम सब बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये हो गई न्यूमरोलॉजी है, एक एस्ट्रोलॉजी, एक होती है फेंग शुई। अच्छा, ठीक है ना। फेंग शुई होती है कि आपके डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जी बिल्कुल, ठीक है ना। आपका घर किस डायरेक्शन पे है, फिर घर के अंदर आपका अगर सपोज नॉर्थ में अगर आपका घर का किचन आ गया तो आप समझे आपकी इनकम कुछ नहीं होगी, बस हैंड टू माउथ। 10 लाख भी तनख्वाह होगी ना तो आप ये सबके लिए आप बता रहे हैं, सब ये ओवरऑल है। अच्छा, यानी अगर नॉर्थ वाली साइड पे आपका घर है तो वो अगर स्पेशली किचन है, आपका किचन है, अच्छा, हाँ, तो 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ वाली साइड पे आपका किचन, तो ये आप लिख लें, फिर उसके बाद पैसा नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरी एक आप आंख बंद करके किसी का सुने कि जी फलां साहब को यार उनको ना बेचारों का हार्ट का इशू आ गया, हाँ। आप समझ लीजिए कि उनके वॉशरूम उनका ईस्ट पे है, ये मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, ईस्ट पे है। ईस्ट पे अगर वॉशरूम आ गया, हाँ। ठीक है, तो मिस कैरेजेस और हार्ट इशू वो नॉर्मल है, नॉर्मल। वहां पर समझ लें अगर 5 लोग रह रहे हैं, एक को तो आपने फेस करना ही करना वो इशू। तो बेस्ट प्लेस क्या है आपकी किचन की, कि मैं अगर घर खरीदना चाह रही तो मैं देखूंगी मेरा जो घर का किचन है ना वो अगर नॉर्थ पे है तो नॉर्थ पे ना हो। मैं बताता हूँ, अब इसका ये हल नहीं होता कि अगर आपको घर पसंद आ गया और आप उसका कैसे अब तोड़ के अब इधर से किचन याद नहीं कर तोड़ फोड़। हम इसका सोल्यूशन फिर ये करते हैं कि जो वो अगर नॉर्थ है वो एयरी डायरेक्शन है, उस पर आग आ गई है, तो उसका क्या हल किया जाए। उसको वहाँ से हम अच्छा कलर्स कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम ग्रीन पेंट कर दें, ठीक है, ग्रीन मार्बल लगा दें, ठीक है ना। ऐसा कोई आप उसकी रेमेडी करेंगे तो वो उसको
आग को ठंडा कर देगा। आग को ठंडा कौन करता है? पानी। आप उस पर व्हाइट मार्बल लगा दें, ठीक है ना, चूल्हा ऐसी डायरेक्शन पे लगे जहाँ कोई उसके इर्द गिर्द कोई व्हाइट हो, ठीक है ना, वाटर फाउंटेन आते हैं, अंदर उसी जगह पे फ्रिज रख दें, क्योंकि आपने आग को ठंडा करना है। अदरवाइज आपके जो पैसा है वो इधर आएगा, इधर जल जाएगा, जलने से बड़ा खर्च हो जाएगा, तो पैसा तो सेफ नहीं होगा। ऐसे ही अब आप ईस्ट पे आ जाएं, अब सपोज वॉशरूम आ गया उधर, ठीक है ना, तो उधर आपने उसकी जो नेगेटिव रेज आती है ना, उधर एक आपने क्या करना है, कॉपर की एक प्लेट लेके वॉशरूम में रख दीजिएगा। तो वो जो नेगेटिव वहाँ से वाइब्स आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। प्लेट्स का फैशन तो वैसे ही बड़ा इन हो गया ना वॉशरूम में, आपको डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस रखे हुए होते हैं, वो कॉपर की बनवा लें, कॉपर की बनवा लें ताकि वो खूबसूरती भी आ जाए। नहीं, वो सिंपल सी होती है, 9 बाई 9 इंच की ना, 9 इंच बाई 9 इंच की इतनी सी आएगी। वो आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ कमोड है, जहाँ फ्लैश है, ठीक है। तो उधर से जो नेगेटिव वाइब्स आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमें नजर नहीं आती, वो उधर ब्लॉक हो जाएगी। ओके, अच्छा। ये रेमेडी से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ का आपने बता दिया और ईस्ट का बता दिया। अच्छा, बाकी और चीजें वेस्ट में या अच्छा सपोज नहीं, एक और बहुत है। अब दुनिया परेशान है भाई, दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, पिंपल्स आ गए, ये आ गए, वो टीवी पे देखा, वो बना रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो कुछ बनती हैं, वो हो कुछ नहीं रहा। तो वो हो कुछ क्यों नहीं रहा कि आपका डस्टबिन, ठीक है, वो तो उधर पड़ा है नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। अच्छा चलें, किचन नहीं है, डस्टबिन वैसे रखा हुआ है। अच्छा चलें, डस्टबिन नहीं है, शू रैक रख दिया, ठीक है ना, मॉब, ये वाइपर, झाड़ू, ठीक है, ये चीज़ें रख दी, ठीक है। तो आपका समझ लें सर दर्द और स्किन फेस की तो गई। अगर आपकी सब चीजें नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, देखिए ना, 16 डायरेक्शन है, अभी तो मैंने 4 बताई हैं। 4 बताए, हाँ, मैं तो 32 डायरेक्शन बता दूं, आपको 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो? नॉर्थ ईस्ट पे है तो समझ लें कि आपका फेस का रंग डल हो जाना, पैचेस पड़ जाना, स्किन इश्यूज आ जाना, एक्नी हो जाना, ये अपनी दुनिया भर की दवाइयाँ लगा लें, कुछ नहीं होगा। You have to remove your dustbin from north east. ओह, अच्छा, ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हम नोट ही नहीं क्यों कहा है कि इल्म हासिल करो, ऐसे तो नहीं कहा इल्म हासिल क्यों, कि आप ताकि कल को आप ब्लेम ना करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं कहे कि भाई आप इल्म हासिल करते हैं, अपनी रिसर्च करें, आप रिसर्च लाएं अपने। मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई बताएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए, मैं आपको काट रहा हूँ, क्योंकि उसने आपको यहाँ पर सिस्टम है ना, उलझाना है। ओ जी, आप पे तो जादू है, ओ आप पे तो बंदिश किया हुआ। किसने? सास ने। तो सास बहू को लड़ा दिया। अब वो घर में गई है बहू, तो वो देखा मौलवी साहब ने कहा सास ने लड़ाया। अब उससे कौन निकाले अवाम को? वो तो इतने बेचारे फंस गए। वो जी आप ये पहन लें और ये कर लें। और फिर देखिए अजीम भाई, इसमें आप इतने पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीद रहे होते हैं, किन किन चीजों को आप जो है वो सदके के तौर पे दे रहे होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, अपने बारे में खुद आप रिसर्च नहीं करते हैं। चलें जी, अजीम भाई बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हम बड़ा सस्ता और खस्ता नुस्खा आपके लिए लेकर आएंगे। इस महंगाई के दौर में स्किन को अपना आप किस तरीके से बड़ा अच्छा रख सकते हैं, ग्लो रख सकते हैं। अब साफ शफाफ स्किन जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है। हर कोई ये चाहता है जी कि वो खूबसूरत नज़र आए। खूबसूरत नज़र आने के लिए महंगी महंगी क्रीम्स हम इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे स्क्रब्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो स्क्रब्स कभी कभी हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो कि आपके किचन में मौजूद होती है कभी भी आपके स्किन को डैमेज नहीं करती है अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट रानी आप इस मुझे ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत आपने सही कहा कि ऐसा होता है ना? बिल्कुल है ना, महंगाई के दौर में आप और महंगी चीजें खरीद लेते हैं, वो और महंगी चीजें आपकी स्किन को और खराब कर देती हैं। और महंगाई के दौर में जो दिल की परेशानी है वो चेहरों पर भी आने लगी है। उसकी वजह से चेहरे बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, स्किन ख़राब हो रही है। और इतनी महंगाई की वजह से लोग महंगी तो क्या सस्ती चीज़ें ख़रीदने की भी इस्तेताअत से महरूम हो रहे हैं। तो ऐसे में स्किन का ख्याल बेहद ज़रूरी है। और स्किन का अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी स्किन हाथों से निकल जाएगी और फिर आप उम्र भर पछताते रहेंगे। अच्छा, आपको वैसे ये हकीकत है कि आप जो सोचते हैं, आप जो चीज़ पूरा दिन आप एक टेंशन में रहते हैं,
वो टेंशन आपके चेहरे पे नजर आना बिल्कुल, चेहरा आईना है जो दिल के हाल का गम्माजी करता है कि आपके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वाकई चेहरे बड़े वाज़ेह बताते हैं कि ये कुछ और सोच रहे हैं, मौजूद यहीं पर हैं लेकिन सोच कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर हाजिर है लेकिन दिमागी तौर पर हाजिर नहीं है। क्योंकि देखिए महंगाई का ये दौर है, आमदनी है नहीं और हर शख्स परेशान है और परेशानी जो दिल की होती है वो चेहरों पर आती है और हर आदमी चाहता है कि चेहरे पर एक झूठा मास्क ही खुशी का लगा कर रखे कि चेहरे से परेशानी कम से कम आया हो। और जो परेशानी होती है ज़ाहिर है कि ग़िज़ाई क़िल्लत है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं ले सकते, फ्रूट बेहद नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, पेट भरने का कि रोटी खाना है गरीब के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे में वो क्या करे, लेकिन हम हाजिर हैं आपको सस्ती चीजें बताने के लिए कि आपके किचन में इतनी सारी चीजें मौजूद होती हैं और आप इस्तेमाल नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। आप बिल्कुल, कभी कभी सीजनल फ्रूट इग्नोर हो जाते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स इग्नोर हो जाती हैं और फिर हम सोचते हैं वो सर्दी का मौसम तो चला गया, काश हम उस टाइम पे किनू या शक्करकंदी खा लेते। उसकी वजह ये होती है कि हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे टेबल पर हमारे घर में किनू है, केले हैं, मौसमी तमाम फ्रूट मौजूद है, चेरीज हैं, आजकल हर घर में है, बेर आया हुआ है बड़ा वाला, स्ट्रॉबेरी है, कीवी होती है, हर अल्लाह की बेपनाह नेमतें हमारे मुल्क में हमारे लिए अल्लाह पाक ने पैदा की हुई हैं। लेकिन कभी कभी तो उसको ख़रीदने की इस्तेताअत से महरूम होते हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि मौजूद भी है लेकिन उसका हमें तरीक़ा इस्तेमाल पता नहीं है। हम हर्बलिस्ट चूँकि जड़ी बूटियों पर काम करते हैं, कुदरत की तमाम ताज़ा चीज़ों पर जो अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं, अनाज हैं, उनसे गाहे बगाहे हम आपको बेहतरीन तरीक़े पर अपनी स्किन को फ्रेश करने के तरीक़े बताते रहते हैं। सो आज भी मैं आपकी स्किन से परेशानी दूर करने के लिए डलनेस दूर करने के लिए एक बेहतरीन सा आपको बताऊंगी स्क्रब जो आप घर बैठे अपने किचन की तमाम चीज़ों से बना सकते हैं। सिर्फ ये कि अभी तक आपको मालूम नहीं था, अब आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, मैंने अक्सर ये सुना है, ये देखा है कि स्क्रब आप वीक में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करें क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रबिंग से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जी। तो ये क्या वाकई ऐसा है कि स्क्रब भले से आप अपने घर में कोई बना रहे हैं या आप कोई मार्केट से खरीद रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है आपने? नहीं, होता ये है कि देखिए जो स्क्रब है, स्क्रब का मतलब ये झामा और चेहरा हमारे यानी फुल बॉडी का सबसे खूबसूरत और सेंसिटिव हिस्सा है कि अगर इस पे आप ज़रा ज़ोर से भी खुजालें तो निशान आ जाते हैं। और स्क्रब हमारी जो सख्त जगह होती हैं जैसे एड़ियाँ हैं, पैर हैं, हथेलियाँ हैं, उन पर अगर सख्त स्क्रब जो बाजारी हैं वो इस्तेमाल करें। घरेलू जो हम आपको स्क्रब बता रहे हैं और बनाने जाएंगे वो बहुत सॉफ्ट चीज़ों का होता है, बहुत माइल्ड चीज़ों का होता है, केमिकल्स ऐड नहीं है उसके अंदर। जी, केमिकल का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर ज़्यादा देर या ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो स्किन डैमेज हो जाती है। लेकिन जो घरेलू स्क्रब हम आपको बता रहे हैं, जो जड़ी बूटियों से बता रहे हैं, जो किचन की तमाम चीज़ों से बता रहे हैं, वो आप जितना भी इस्तेमाल करेंगी वो बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल होगा और उसके साइड इफेक्ट होंगे नहीं क्योंकि वो तमाम चीज़ें बहुत माइल्ड हो जाती है। ठीक है, चलें जी किचन की तरफ चलते हैं, जरा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कभी आपके किचन में कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं और आप अपने किचन में उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा सा, मज़ेदार तो खैर नहीं मैं कहूँगी, खा नहीं आप सकते लगा सकते हैं, तो बड़ा अच्छा और रिफ्रेशिंग सा आप एक स्क्रब बना सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली स्किन के लिए। तो आप मुझे बताएं क्या क्या आज हमें। जी बिल्कुल, हम आपको ये बताएंगे कि देखिए ये मैंने लिया है, इसमें 1 कप दही। अच्छा, दही के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि दही अल्लाह की तरफ से वो बेहतरीन तोहफा है कि दही के एंजाइम इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देते। अगर आप खा भी अगर आप 1 कप दही खाते रहे तो आप ये यकीन कर लें कि बुढ़ापा, जी तो बुढ़ापा आपसे भाई 1 कप आजकल अफोर्ड नहीं कर सकता, आधा कप तो आप खा सकते हैं। दही तो आप घर में भी जमा सकते हैं। बिल्कुल जमा सकते हैं। हमारी तो अम्मा ने हमेशा दही घर में ही जमाया, हमने तो बेहतरीन दही होता है, वो बेहतरीन दही होता है। तो अगर 1 कप दही आप खा ले तो आप यकीन करें कि आप अपने आपको बुढ़ापे से महफूज कर सकते हैं। बुढ़ापा दूर भागेगा आपसे, बहुत दूर चला जाएगा अगर आप दही रोजाना का अपना इंटेक रखेंगे। अब यहाँ पर हम स्क्रब के लिए, जी हाँ, हमने ले लिया यहाँ पर तकरीबन आधा कप दही। ठीक है। अच्छा, दही के अंदर ये है संदल पाउडर। ये सभी जानते हैं संदल की लकड़ी बहुत सस्ती है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून एज स्क्रब। 1 टीस्पून संदल का पाउडर। ठीक है। और जनाब ये है हुस्ने यूसुफ। अगर आप हाथ में इसको लेकर देखें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हुस्ने यूसुफ है और ये हम एज स्क्रब डाल रहे हैं। अगर आप इसको हाथ में लेखें तो ये देखिए हल्का सा इसके अंदर
खुरदुरापन है। ये आपकी वाकई ये वही स्क्रब वाला फील आ रहा है जो आप बाहर से खरीदते हो करते हैं। ये अच्छा, ये इसके अंदर डाल दूं? हाँ, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हुस्ने यूसुफ। ठीक है। इसमें 1 पिंच हम डालेंगे स्किन को वाइट करने की हमेशा जरूरत होती है। 1 पिंच बेकिंग पाउडर। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनाब, और ये है समंदरी झाग। इसको समुद्री झाग भी कहते हैं, समुद्री फोक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने पीस कर यहाँ पाउडर बना लिया है। ठीक है। और इसको हम डालेंगे तकरीबन इसमें 2 टीस्पून या 2.5 टीस्पून। ठीक है जी, ओके। ये भी आसानी से आपको मिल जाएगी पंसार की दुकान। ये तमाम चीजें हमें मिल जाएंगी। इन तमाम चीजों को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो और भी तमाम चीजें मैं यहाँ पीस कर इसलिए लाई थी कि आपको इसका सिर्फ रिजल्ट दिखा सकूं कि ये क्या बेहतरीन सा स्क्रब है। आप इसको ये तकरीबन आपकी फुल बॉडी पर इस्तेमाल हो जाएगा अगर आप 1 दिन में करना चाहें। 1 दिन में करना। और क्योंकि ये बनाकर आप इसको फ्रिज में रख दें तो आप इसको अच्छी तरीके से किसी फोक से या चमचे से इस तरह मिक्स करके रख लेंगे। बहुत शानदार। इसका अपने ना सिर्फ ये के हाथों पर, इसको हाथों पर जब आप इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि ये एक बेहतरीन सा स्क्रब है, बहुत जेंटल है, तो आपके इससे नकल्स भी साफ होने लगेंगे। ये वैसे लड़कियों की, खवातीन की बहुत परेशानी होती है कि नकल्स ब्लैक हैं, पूरा हाथ सफेद हो गया, लेकिन जी आपके जो नकल्स हैं वो काले रह गए, तो उसके लिए बड़ा अच्छा। चेहरे पर आपने किया, और चेहरे पर ये वाले हिस्से पे कभी कभी हमारे डेड स्किन आ जाती है जो कि फ्रेकल की सूरत में होती है। अगर आप इसको थोड़ी देर थोड़ी जेंटल हाथों से कोई 5-7 मिनट मसाज करेंगे तो अल्लाह के फजल से स्क्रबिंग की वजह से आपकी ये डेड स्किन निकल जाएगी। और आपकी स्किन पर अगर ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड स्किन है, वो तमाम की तमाम इसके स्क्रब की वजह से, अच्छे से मसाज की वजह से निकल जाएगी। गर्दन पर भी आप करें तो ना सिर्फ ये कि डेड स्किन निकलेगी, डार्कनेस खत्म होगी और स्किन पर वाइटनिंग आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सम टाइम लोगों के हाथ काम करने से बहुत खुरदुरे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो वो अगर अपने पाम्स पर अच्छी तरह इसका मसाज करें, इतना करें कि ये खुश्क होकर झड़ने लगे। तो ना सिर्फ ये कि यहाँ की स्किन हमारी थोड़ी सख्त होती है और पैरों की भी, तो जब स्किन आपकी मसाज के साथ ड्राई होकर झड़ने लगेगी तो अंदर से नई स्किन आ जाएगी, डेड स्किन आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी है, लाइक लगा के छोड़ना नहीं है? नहीं, पहले आप अच्छी तरह मसाज कर लें। पहले अच्छी तरह मसाज करें जब तक आप ये समझती हैं कि अपनी गर्दन पे, हाथों पर, पाँव पर मसाज किया। उसके बाद अपने चेहरे पर जो बाकी बचेगा उसकी 5 मिनट के लिए हल्का सा मास्क लगाकर आप छोड़ दीजिए। तो और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद आप सादे पानी के साथ अपना मुंह धो लीजिए। कोई गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का फेस वॉश या साबुन भी नहीं करेंगे। और ये आप हफ्ते में जितनी मर्जी दफा इस्तेमाल करें, कम से कम 2 बार तो कर ही लें। 2 बार। और ये आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये सख्त नहीं है, हार्श नहीं है कि आपकी स्किन को कोई केमिकल। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त, इतना अच्छा स्क्रब आपने बताया। तो भाई किचन में चीजें मौजूद होती हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लिया करें। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम सबको पता है कि हमारा बेहतरीन दोस्त कौन होता है? किताब होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है जी, किताब पढ़ें, किताबों से लगाव रखें। सो आज हमारे पास 2 ऐसी नौजवान लड़कियां मौजूद है जिन्होंने मुश्तरका तौर पर एक किताब लिखी है। उनकी लिखी हुई किताब मेरे हाथ में। किताब का नाम है कैंप फायर ब्लूज, और तमजीद हाशमी और वानिया जुमुर्द जिन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, इसका मकसद क्या था? क्योंकि हमने तो देखा है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उनका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पर। उस पर भी वो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, उस पर भी नाम बना रहे होते हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने का रुझान स्पेशली किताबों के जरिए अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब वानिया और तमजीद ने ये क्या सोचा, क्यों उन्होंने लिखा और क्या मिलके लिखा, या दोनों की अलग अलग सोच थी, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का ये लिखने वाला सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ, ये आज उन दोनों से हम पूछते हैं। दोनों हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अस्सलाम वालेकुम वानिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ तमजीद आपसे करते हैं। किताब आप दोनों ने लिखी, सोच किसकी थी कि किताब लिखनी है? इनिशियली मेरी थी। ठीक है। एंड आई थिंक आई बीन ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक सिंस एवर आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। तो मैंने नवंबर 2019 में अपनी पहली पोम लिखी थी। उसके कुछ महीने बाद सबसे पहले जब वो पब्लिश हुई थी समा की वेबसाइट पर, सो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक।
ओके ठीक है, तो आप बताएं आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, या कज़न ने कहा? अच्छा बाय द वे ये दोनों कज़न्स भी हैं, तो मैं ये इसलिए वानी से पूछूं कि कज़न ने कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको कज़न्स जो है बड़ा इंप्रेस कर लेते हैं कि यार मैं ये काम करूं तो तुम भी कर लो। लिखती मैं बचपन से थी, शौक भी एक शौक से ज़्यादा एक ख्वाब था कि हाँ किसी दिन लिखना है का किसी दिन अपनी किताब पब्लिश करनी है। अखबारों में यंग वर्ल्ड टाइप जगहों पे मेरी शायरी भी पब्लिश हुई थी, कहानियाँ भी पब्लिश हुई थी। तो मगर सोचा नहीं था कि 17-18 साल की उम्र में किताब पब्लिश करूँगी। शायरी लिखती थी रेगुलरली और हम दोनों एक दूसरे को अपनी शायरी शेयर भी करते थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन बैठे हुए थे, ये मेरी शायरी पढ़ रही थी मैं इनकी, और फिर हमने उस वक्त ये डिसाइड किया, इन्होंने आइडिया दिया कि किताब लिखते हैं साथ। मैंने कहा कि हाँ ठीक है लिखते हैं। एक्साइटेड हो गई मैंने कि ओहो ये तो मेरा बचपन का ख्वाब था। अच्छा तो फिर ये इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। तो मुझे तमजीद ये बताएं कि सिर्फ शायरी पे ज़्यादा ध्यान है या और भी किसी चीज़ पे लिखने का पढ़ने का शौक है, ये शायरी ज़्यादा पसंद है? सो इनिशियली आई स्टार्टेड जर्नलिंग, और फिर डेली जर्नलिंग करती थी, और डेली जर्नलिंग से आई प्रोसीडेड ऑन टूवर्ड्स पर्सनल एसेज, और फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द जॉनर ऑफ पोइट्री। ठीक है। मुझे पर्सनली आजकल फ़िक्शन का और ख़ास तौर पे साउथ एशियन फ़िक्शन का बहुत शौक़ है। आजकल? जी, शौक चेंज होते रहते हैं इसलिए बदलते रहते हैं आजकल। अच्छा ठीक है। रिसेंटली मैंने कामिला शम्सी को पढ़ा है जो कि साउथ एशियन राइटर हैं, और वो ऐसी राइटर हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ। ठीक है सही। अच्छा अब मुझे ये बताएं वानिया कि कितने अरसे में ये किताब लिखी आप लोगों ने, कितना टाइम लगा? किताब लिखने में तो शायद इतना वक्त नहीं लगा जितना उस प्रोसेस में लगा। अब हम 1.5 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। किताब तो हमारी शायद 3-4 महीने के अंदर ही कंपाइल हो गई थी। क्या बात है। मगर उस प्रोसेस आपको पब्लिश किया जाए और आगे उसमें जितनी भी डिटेल्स थी वो सब डाली जाए, एडिट किया जाए, तो उस चीज़ को काफ़ी टाइम। अच्छा तो मुझे अब आप ये बताएं तमजीद के इसमें किस किस चीज़ को आप लोगों ने कवर किया है? श्योर। सो कैंपफायर ब्लूज़ का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स मेनली बेस्ड अपॉन लव, लॉन्गिंग एंड लोनलीनेस, और जो किताब की इंट्रोडक्टरी पोम है उसमें भी यही बात की गई है। अच्छा। हाउएवर इट्स ऑल्सो एन एंथोलॉजी, तो जिसमें पोइट्री की एक कलेक्शन है, तो उसमें बहुत सारे और भी थीम्स हैं जिसमें हम समझते हैं कि वुमेनहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बुक, और वुमेनहुड के साथ साथ के स्पेसेस, सिटीज़ एंड द सेल्फ। तो जिस तरीके की रिलेशनशिप होती है ख़वातीन की साउथ एशिया में विद पब्लिक स्पेसेस, तो उन चीज़ों पे हमने बहुत एक्सप्लोर किया है। ठीक है सही है। अच्छा तो वानिया मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना कि टॉपिक्स कवर करने की, तो सिलेक्शन में दोनों ने कहा कि अच्छा आपने कहा कि कुछ इसको भी कवर करते हैं, तमजीद ने कहा कि इसको भी कवर करते हैं। हमने पहले अपनी शायरी एक दूसरे के साथ शेयर करी। अच्छा, और फिर हमने सोचा कि लव, लॉन्गिंग, लोनलीनेस, इन थीम्स में हमारी कौन सी पोइट्री इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही हैं। तो पहले ये डिसाइड किया, उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें ये एलिमेंट्स कवर करने हैं, और फिर आप लोगों ने इस पे कवर किया। अच्छा तो मुझे बताएं कि अभी आगे किस चीज़ पे काम हो रहा है, क्योंकि एक तो किताब मेरे हाथ में आ गई है, मजीद बाकी ऐसा क्या लिखने का इरादा है? So with being a writer and a poet, I'm also a law student. तो मैं अपने LLB के 2nd ईयर में हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस टूवर्ड्स कानून भी है। उसके साथ साथ आई थिंक मेरे लिए ये तो बहुत इनिशियल लेवल की पोइट्री है। जब मैंने लिखना शुरू किया था कैंपफायर ब्लूज़ उसकी कलेक्शन है। जो पोइट्री मैंने पिछले साल लिखी है, आई थिंक उस पर भी पूरी एक नई किताब हो सकती है। अच्छा क्या बात है। तो अगली किताब भी मिलके लिखने का इरादा है? आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि जब ये किताब लिखना था हमारा पहला स्टेप था, और ये डेब्यू कलेक्शन है, और पहला कदम लेना में थोड़ी दुश्वारियां भी होती हैं, डाउट्स भी होते हैं, फियर्स भी होते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, और किसी का साथ हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो पहला कदम वानिया के साथ लिया, लेकिन आई थिंक यहाँ हियर ऑनवर्ड्स हम लोग के कुछ बहुत सारी अगर चीज़ें हैं जो हमें यूनाइट करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करती है और हमारी इंडिविजुअलिटी जिससे एस्टैब्लिश होती है। सही है। सो आई थिंक द नेक्स्ट क्रिएटिव एंडेवर वुड बी समथिंग डिफरेंट। सही। अच्छा वानिया मुझे बताएं कि आजकल जो हमारी यूथ है, जैसे मैंने कहा भी टॉपिक के आगाज़ में, कि हम देखते हैं कि वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है, भले से वो कोई भी प्लेटफॉर्म उसके ऊपर एक्टिव नज़र आ रही होती है। हमें पढ़ना पढ़ाना भी अब मोबाइल के थ्रू गए, किताबों से दोस्ती उतनी नहीं रही जितनी एक वक्त में हम समझते थे कि होनी चाहिए। तो हमारी यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है?
मेरे ख्याल में कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, और जब दुनिया इवॉल्व कर रही है तो पहले किताबें वो वाहिद मीडियम होती थी जिससे आप एक ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें, जिससे आप एक चेंज ला सकें माशरे में। अब वक्त के साथ साथ वो मीडियम्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, क्योंकि जितना हमारा यूथ सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रही है या डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, वो भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ तो किताब की ऑब्वियसली या लिखी हुई चीज़ की जगह अपने उस पर, मगर एट द सेम टाइम सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म से एक्टिव होना भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तमजीद मुझे बताएं कि आपको लगता है कि यूथ किताब पढ़ने में उतनी इंटरेस्टेड अब नज़र आती है जितनी हमें पहले नज़र आती थी? वेल आई वुड लाइक टू से कि रीडिंग कल्चर तो उसमें कोई डाउट नहीं कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन आई थिंक कि जो एक्सप्रेशन का जो मीडियम है वो सिर्फ लिखना नहीं होता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल डिजिटल आर्ट और इलस्ट्रेशंस बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे, तो वो भी एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, तो वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहा है। या फिर रिसेंटली मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कि जो आजकल एक रेवोल्यूशनरी टाइम्स हैं फॉर पाकिस्तानी आर्ट, चाहे वो सक्सेस ऑफ मौला जट हो या वो फिर कोई पाकिस्तानी गाने हों, जैसे फॉर एग्जांपल पसूरी एंड एवरीथिंग। तो इवन बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपना डेब्यू सिंगिंग का थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिया है। ठीक है, सही है तमजीद, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। वानिया आपका भी बेहद शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आगे आप लोग जो स्टेप लेना चाह रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार कराएं। आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करते हैं कैसे मर्ज की, जिसकी वजह से होता यह है कि इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, या वो कहता है कि बस मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में हूँ, अब मुझे करना यह है कि अब मुझे ये स्टेप ले लेना है। अच्छा, ऐसा जो स्टेप होता है वो डिप्रेशन का या एंजाइटी का या फिर आप ये कह लें कि आपके अपसेट होने का एक आखिरी लेवल होता है। अब ऐसा स्टेप आप क्यों उठाते हैं? क्या ऐसा आपकी सोच आ जाती है कि लोग ऐसा स्टेप लेना शुरू करें? मैं सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं करी, बल्कि हमारे यहाँ बच्चे भी जो कि इम्तिहान में नंबर कम लेने पे ख़ुदकुशी का सोच लेते हैं, रिश्ता नहीं हुआ ख़ुदकुशी का सोच लिया, फाइनेंसेस के इशू हैं ख़ुदकुशी का सोच लिया, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, बीवी को वो सही रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो लेवल नहीं मिल रहा जिसके बारे में वो सोचती है, खुदकुशी का सोच लेते हैं। कभी कभी ख़वातीन को अपने ऑफिस में इतने दबाव, प्रेशर या कभी कभी हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि वो बेचारी बोल ही नहीं पाती और वो सुसाइड की तरफ उनका रुझान चला जाता है। हमारे नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये जो एक लेवल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, आप सब जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा लेवल ज़रूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि अच्छा अब इस वक्त ज़िंदगी का खात्मा ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। कभी कभी किसी नाकामी पे हम ये सोच लेते हैं, लेकिन ये सोच क्यों आती है? तो डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं कि ये सोच आ जाना कौन सा ऐसा डिप्रेशन का लेवल है कि आप इतने डाउन हो जाते हैं कि आप अपने आप का, अपनी ज़िंदगी का खात्मा सोच लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप डॉक्टर साहिबा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हमारी जो यंग जनरेशन में जो बच्चे हैं, एक बच्चा ये सोच लेता है कि अब मैंने खुदकुशी कर लेनी है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना है, ये सोच किस लेवल पर आती है? अच्छा, ऐसा है कि ये सबसे एक्सट्रीम लेवल है इस सोच का। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं जो मिल के, काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो मिल के ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका ये साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं और वो जब जितने क्रॉनिक होते जाते हैं, सिवियरिटी पे जाते जाते हैं, उतनी ये सोच बनती है। और 10% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये इम्पल्सिव एक्ट होता है। अच्छा। यानी कि आपने ऑल ऑफ अ सडन कोई सोशल प्रेशर आया या कोई इस तरह का मामला आया तो आपने ये एक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं इस हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ कि स्पेशली मैं बच्चों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी कि जी माँ बाप ने ये कह दिया कि तुम्हारे अगर मैट्रिक में इतने नंबर ना आए ना तो फिर हमने तुम्हें या तो काम पे डाल देना, या अमूमन लड़कियों को कहा जाता है जी हमने तुम्हारी शादी कर देनी है। तो वो बच्चा खौफ में इतना मुब्तला हो जाता है कि जैसे रिजल्ट आता है या कुछ भी होता है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या पेरेंट्स की है,
उस प्रेशर की है जो उस बच्चे पे डाला जा रहा है, इर्द गिर्द के माहौल की है, या कभी कभी हम बच्चे को कहते हैं देखा है फलाने के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुम्हें भी हम उसी स्कूल में पढ़ाते उतनी फीसें देते हैं लेकिन तुमने हमारे पैसे ज़ाया कर दिए। तो इसमें किस चीज़ का कसूर होता है? बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे पास भी ऐसे कई केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या एक ओवरऑल सोसाइटल प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स या वो कोपिंग स्किल्स नहीं हम इनकलकेट कर पाते। बीइंग पेरेंट्स या बीइंग फैमिलीज हम उस तरह से बच्चे को स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं बनाते कि वो उन स्ट्रेसर से, लाइफ के स्ट्रेसर से कोप कर पाए। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा सराउंडिंग से, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, वो चाहे आपका वैसे सोसाइटी की तरफ से हो, या स्कूल्स में बुलिंग हो, या फिर कंपैरिजन हो आपस में कजिन्स का, तो वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। और एट टाइम्स ये होता है कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो अपनी जान लेने का सोचने लग जाते हैं, और उससे पहले कई ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स वो फील करवा रहे होते हैं फैमिली को या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बट हम इतने अवेयर होते हैं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे ये बताएं कि वो साइंस या सिम्टम्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि ये स्टेप आप फौरन नहीं ले लेते, इससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दिमाग या आपकी ज़हनियत पे असरअंदाज होते हैं, वो साइंस, वो सिम्टम्स कौन से हैं? लाइक अगर मैं अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखूं तो मैं कैसे पहचानूंगी कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में, मुझे इसको रोकना है? अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप ये देखें कि अगर एक बच्चा है या कोई भी शख्स है कि नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा सोएगा, वो अपने आप को अलग अलग कमरे में रखेगा, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, फिर उसके बाद उसकी एपिटाइट जो है, जो भूख है, उसमें आप डिस्टर्बेंस देखेंगे, लो मूड रहेगा, थका थका जिस्म रहेगा, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा एक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उसकी एक लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो रही होगी, और फिर ये कि वो बार बार इस तरह की बातें मेंशन करेगा कि ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, या इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जीना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें करेगा। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस करने का टाइम पीरियड होता है कि अगर वो ये सारे सिम्टम्स आपको 2 वीक्स या उससे ज़्यादा शो अप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन कहलाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जैसे कि अभी मैंने पेरेंट्स की भी बात की ना, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, पेरेंट्स और किसी परेशानी में हैं, माँ बाप अगर दोनों नौकरी करते हैं तो माँ के अपने जॉब के मसले हैं, वालिद साहब के अपने जॉब के मसले हैं। अब इस तमाम सिचुएशन में जाहिर सी बात है माँ बाप बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते, फिर बच्चा निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो एक पूरी सिचुएशन होती है ये पूरे घर को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे सिचुएशन में कि बच्चा मेंटली डिप्रेशन में भी ना जाए और माँ बाप जो हैं उनको ये ना लगे कि उनका बच्चा इग्नोर हो रहा है, या बच्चे को माँ बाप की तरफ से ऐसा कोई साइन ना जाए कि माँ बाप उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्या स्टेप आपको लेना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ यह चीज़ आपसे क्योंकि आजकल ज़्यादा पेरेंट्स नौकरी करने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ बाप घर पे नहीं मिलते, ट्यूशन जाते हैं, खाना खाना, फिर सो जाना, माँ बाप और बच्चों को कम्युनिकेट करने को इतना टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं, बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में हैं, ये सारे स्ट्रेसर्स, ये सारे जो मामलात हैं ये हर किसी की लाइफ में चल रहे हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, एज यू सेड के माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, उसमें किस तरह से टाइम निकालें कि बच्चा निगलेक्ट ना हो, तो ये चीज़ पेरेंट्स ने खुद बैलेंस करके लेके चलनी है कि जहाँ पे वो अपना भी काम मैनेज कर रहे हों और साथ साथ बच्चे को भी उतनी अटेंशन या उतना टाइम दे रहे हों। और अगर फिर भी आपको पेरेंट्स को बीइंग पेरेंट्स ये लगे कि कुछ ना कुछ चीज़ निगलेक्ट हो रही है, तो फिर काफ़ी ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी सपोर्ट मौजूद है कि जहाँ पे आप बच्चे को लेकर जाएं। अगर इस किस्म का कोई मामला आता है जिसमें लगता है कि बच्चा अंदर की चीज़ जो उसकी जो डिप्रेशन है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ उस चीज़ को लेकर जाएं। बट मेन थिंग है इसके बैलेंस करके चलें। लाइफ के स्ट्रेसर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, आप हर बंदा जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं, बट बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि बच्चा उस तरह से निगलेक्ट ना हो और उसके साथ ये मसले मसाइल ना आए। ठीक है, अच्छा ये तो पेरेंट्स का रोल हो गया ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो हमारा तो तालीमी निज़ाम ऐसा है
कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ठीक है कि कुछ पढ़ाई हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे लाहौर का एक वाक़या आपने देखा होगा जिसमें मार कुटाई हुई, वो एक बहुत बड़ा स्कूल था, इंटरनेशनल चेन थी, जहाँ पर हमने ऐसा मसला देखा। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है, पढ़ाई का सिर्फ नाम है पढ़ाई, लेकिन वहाँ पर अमलन हमें कुछ नज़र नहीं आता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के माहौल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी कभी स्कूल में आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि आपको बुलिंग करते हैं, वो भी आपको मेंटली डिप्रेशन में ले जाता है। कभी कभी टीचर का रवैया आपको डिप्रेशन में ले जाता है। कभी कभी स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि आपने इतनी मेहनत की होती है और जिस बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की होती, पेपर आउट होता है, वो बच्चा नंबर ले जाता है। तो ये आई थिंक स्कूल का जो सिस्टम है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। और ये देखें, ये एक सिस्टम की खराबी है, ये एक मेजर लेवल की खराबी है। आप ये देखें कि जब तालीमी निज़ाम ही नहीं ठीक होगा या अवेयरनेस ही नहीं होगी बच्चों को, या बच्चों के अंदर स्किल्स ही नहीं डेवलप किए जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द के माशरे की परेशानियों से, बुलिंग से, इस तरह के मामला से किस तरह बचना है। और ये चीज़ बेसिकली स्कूल से या घर से ही शुरू होती है, क्योंकि बच्चे का पहला जो स्टेप है वो यहीं से है। अगर वहीं पे ये चीज़ें हो रही हैं और अवेयरनेस नहीं है या सिस्टम ठीक नहीं है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो फिर ये मसले जो है वो मज़ीद बढ़ते हैं बजाय ये कि कम होने के। और कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। हमारे स्टिग्मेटाइजेशन ही, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ही इतनी ज़्यादा है इस मामले को लेके, स्पेशली सुसाइड के मामले को लेकर। तो ये सिस्टम में ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं कि बहैसियत इंसान हम पे बहुत सारे वैसे तो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं, हम पे ये क्या, किस तरह से ये चीज़ लागू होती है कि हम किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं? जाहिर सी बात है, हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाए, हर घर में झगड़े हैं, कई लोग बजट नहीं मैनेज कर पा रहे, कई बच्चों के मसले हैं, कई आपसी रिश्ते ऐसे हैं जो कि इख्तलाफात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारी किस तरह से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे लिसनर बन जाएं, और हम किस तरह एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, या हम किस तरह डिग आउट कर सकते हैं कि यार सामने वाला परेशान है, हमें इसकी बात सुननी है, और हो सकता है हमारे इस स्टेप से जो उसने एक इंतहाई कदम उठाना था वो ना उठाए। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इर्द गिर्द के लोगों पे तवज्जो दें कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अच्छा लिसनर बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों में, हमारे जो कल्चर में है, वो सुनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ये कि आप किसी की सुने। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होगी कि आप किसी की सुनना सीखें, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे ज़रा अवेयर रहें उससे कि लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कहीं आपकी किसी बात से कोई अगला बंदा ये स्टेप ना उठा ले, इस तरह का स्टेप। तो अवेयरनेस भी फैलाएं, जिनको ये इन चीज़ों के बारे में पता है वो एक दूसरे को बताएं भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। एजुकेट करें बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को इस मामले के बारे में, और ये कि सुनने की प्रैक्टिस अपने अंदर जो है वो डेवलप करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएगा कि किस एज ग्रुप के ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं, कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और सुसाइड का सोच रहे हैं, या इस एज ग्रुप के लोगों की ज़्यादा खुदकुशी रिपोर्ट होती है आपके पास? एडोलेसेंट्स जो एज है, हमारी एडोलेसेंस की जो एज है, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, 12 से 22 के दरमियान में आप जो ये एज ग्रुप है, वो उन ज़्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। जो थोड़े एडल्ट्स हैं, जो बड़ी एज के हैं, उनमें ये रेशो थोड़ा सा कम है। फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ये सोच सुसाइडल आइडिएशन फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। बट बनिस्बत उसके मर्दों की जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं, जो मेल्स हैं। तो ज़्यादातर यंग एज के जो बच्चे हैं हमारे पास, जो टीन एज के हैं, उनकी ये ज़्यादा रेशो है जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का कोई कदम उठाएं तो एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे जुड़े हुए हैं। वो भले आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी बीवी है, आपके मियाँ हैं, आपके बच्चे हैं। ये कदम मत उठाएं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। कोशिशों से सब कुछ बदला जा सकता है। कहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है, तो वो एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको हम समझते हैं। इसके आगे बहुत दुनिया है। कोशिश करके देखें, आप दुनिया को, अपने आप को, अपने माहौल को, अपने किरदार को बदल सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं फ्रोज़न फूड्स के हवाले से। हर घर में, हर घर के फ्रिज में, हर फ्रिज के डीप फ्रीज़र में हमें फ्रोज़न फूड्स मिलता है। अच्छा जी, अब वो होता ही है कि हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी पक जाएगा, बना बनाया तो है, और जब ये पक जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी खाया भी जाएगा। लेकिन इस फ्रोज़न फूड्स की वजह से आपकी हेल्थ पे कितने ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, इन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रोज़न फूड्स को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। एक मखसूस शेल्फ़ लाइफ होती है इनकी, लेकिन हमें उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता इनको किस तरीके से रखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात कहा ही जाता है कि जी आप जो फ्रोज़न फूड रखते हैं उसको अगर आप एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं फ्रीज़र से और वो डीप फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी बर्फ़ से वो निकल आते हैं जब, तो आप दोबारा से उसको नहीं खा सकते या वो खाने के काबिल नहीं रहते। किन किन बातों का ख्याल रखना है जब आप फ्रोज़न फूड अपने फ्रिज में रखते हैं, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे ग़िज़ाइयत महविश इदरीस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग जिनको बड़ा शौक होता है कि जी उनके फ्रीज़र में हर वक्त फ्रोज़न फूड्स की भरमार रहे, बहुत सारी ख़वातीन जो कि इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, यकीनन उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये शौक होता है। कुछ ख़वातीन घर में बना के फ्रीज़ कर लेती हैं, तो ये फ्रोज़न फूड आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि हमारे लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इजी हो गया, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया कि हमारे फ्रिज में हर चीज़ फ्रोज़न पड़ी हुई है, हमें कुक नहीं करना पड़ा, बच्चों को लंच देना है वहीं से निकाले, जो भी हमारा फ्रोज़न फूड है उसको निकाला और उसको कुक कर लिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी है, लेकिन अगर उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे जाएँ तो वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जहाँ हम हर चीज़ की बात करते हैं कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सेम इज़ द केस विद द फ्रोज़न फूड्स। अगर हम बात करें जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटिक हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो कोटिंग किस चीज़ की हुई भी है, फ्लावर की हुई भी है, ब्रेड क्रम्स की हुई भी है, स्टार्च की हुई भी है, और फिर जब वो इस चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्टार्च डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये फिर अगर हम बच्चों की बात करें, हाँ अच्छा, एक तो महविश अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा, जो आपने तो सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट को कोड किया ना, जो हार्ट डिजीजेस में एग्जैक्टली जो दिल की बीमारियों में बेचारे मुब्तला होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है और ज़्यादा, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो आपके एसडीएल लेवल को कम कर देंगे और जो आपके गुड फैट्स हैं उनको कम कर देंगे और जो बैड फैट्स हैं उनको ज़्यादा कर देंगे। सेम इज़ द केस कि बच्चों में जो जैसे अगर हम देखा जाए तो फ्रोज़न फूड्स की कंजम्पशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, मदर्स इतना मतलब वर्किंग है, वो अपने बच्चों के लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि कोई भी फ्रोज़न फूड है वो उनको लंच में दे देती हैं। अगर मैं नगेट्स की बात करूँ, वही अगर नगेट्स उनकी मदर उनको घर में बना के देती हैं और वो फ्रोज़न खा रहे हैं तो वो घर वाले नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुके हैं बाहर के खाने के। क्योंकि जो फ्रोजन फूड्स हैं उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए गए हैं कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को चेंज कर देते हैं। बेसिकली बच्चे को वो टेस्ट बर्ड्स इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उससे हट ही नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा एक तो ये नुकसानदेह है कि वो घर की फ्रेश चीज नहीं खा रहे, वो बाहर के फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की, सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है प्रोसेस्ड फूड में, पैकेज फूड में, फ्रोजन फूड्स में बहुत ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। एक तो जैसे अभी हमने बात की जितने भी डायबिटिक लोग हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ उन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है। तो जितने लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, अगर वो फ्रोजन फूड का कंजम्पशन और ज़्यादा करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सोडियम की कंजम्पशन वो ज़्यादा ले रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो फ्रोजन फूड ज़्यादा ऐसे ही हैं जो हम फ्राई करके खा रहे होते हैं। फिर ट्रांस फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। जितने फ्राइड फूड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। महविश, मेरी एक बात सुने कि हमने अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स पे ये देखा है कि फ्रोजन सब्जियां भी तो हमें मिलती हैं, फल भी मिल रहे होते हैं, तो क्या ये भी आपकी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना फ्रोजन फूड्स लाइक समोसे, नगेट्स, टिक्का कबाब वगैरह हो गए? क्या इनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, हाँ
जैसे मैंने अभी बात की कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो फ्रोज़न फूड्स इनिशिएट क्यों हुए थे? जस्ट टू कीप द टेक्सचर। हम अपने जब भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, बेसिकली वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इनिशिएट किया गया था, उनके टेक्सचर को, उनके कलर को और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम मेंटेन रखने के लिए फ्रोज़न फूड्स किया गया था, इनिशिएट किया गया था। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख रहे होते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू उसको सेव किया गया है, जैसे अगर मैं टिन की बात करूं, टिन में अगर हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं तो वो सेव किस तरह से है? कॉर्न सिरप से सेव किया गया है, और कॉर्न सिरप आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन जिस सोल्यूशन के अंदर वो सेव हुआ है, यानी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मैं भी मुझे ये बताएं कि अक्सर अभी तो रमजान करीब है, अक्सर हमने देखा है, मेरे घर में तो यही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझ जैसी जो खवातीन जिन्हें कुछ नहीं बनाना था, हम ले आते हैं जी बने बनाए पराठे, और हमने जैसे ही सहरी का टाइम हुआ वो फ्रोजन पराठे हमने बनाए और वही 2 पराठे खा लिए। वो भी आपके लिए तो नुकसान है। हर चीज जब हमें बिल्कुल, जब हमें कोई ईस्ट मिलती है ना, तो फिर हम उसका पॉजिटिव चीज़ नहीं निकालते, हम उसके नेगेटिव चीज़ निकाल रहे होते हैं। तो पराठे वैसे ही वही बात है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि जितने भी बटर है या घी है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, और स्पेशली रमज़ान में उसका इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर हम फ्रोज़न पराठे खाना, जिसको हम ईजिली अपने घर में कुक कर सकते हैं, फ्रेशली खा सकते हैं, तो फिर हम क्यों उनकी तरफ जा रहे हैं? तो सिर्फ अपने आप को ईज करने के लिए हम हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर में फ्रेश चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे अभी आपने कहा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिस सोल्यूशन में, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेव हुआ है, वो नुकसानदेह है आपके। अच्छा, मैं भी एक और चीज़ बताएं, मतलब लाइक जैसे मेरी अम्मी है ना, कबाब बनाए और उन्होंने पूरे 30 दिन के फ्रीज कर दिए कि चलो भाई महीना तो निकल गया ना, पूरे 30 दिन के कबाब फ्रीज हुए हैं, वो 30 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं कभी कभी। तो अक्सर घरों में ऐसा होता है, माएँ बहनें जो है ना, वो कबाब या फिर शामी या गोला कबाब हो गए या इस तरह के टिक्के वगैरह फ्रीज करके रख लेते हैं और कहते हैं जी कि चले मेहमान आएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो क्या जो घर में बनी हुई चीज आप फ्रीज करते हैं उसके साथ भी यही मामला होता है, या उसकी कोई शेल्फ लाइफ होती है कि आपने 15 डेज 10 डेज 1 वीक से ज्यादा आपने ये नहीं इस्तेमाल करने, और 1 वीक के बाद या आफ्टर 10 डेज आपने फ्रेश बनाने हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बात की ना कि फ्रोजन फूड्स का मेन मकसद क्या था कि हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करें। ठीक है, तो सेम इज द केस कि अगर हमने घर में बना के उनको 10 to 15 डेज के लिए सेव कर लिया तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हमने, जैसे अगर कुर्बानी की अगर हम बात करें, कुर्बानी का गोश्त अब आप देखें सालों साल आपके फ्रिज में पड़ा रहता है, तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली उसमें बैक्टीरिया बन रहा है, वो आप निकालते हो, फिर डीफ्रॉस्ट करते हो, और उसमें भी आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए कि जैसे हम पूरा दिन निकाल के अपना गोश्त या अपना शामी कबाब या सीख कबाब निकाल के रख देते हैं, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, जब हम ज्यादा देर के लिए डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है, वो बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल है। तो हमेशा टाइम देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर आप बाहर का ला रहे हैं या आप घर में बना रहे हैं, तो मैं भी बाहर का ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि फ्रोजन फूड का आप इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वो खवातीन या वो बच्चियां जो कि बाहर घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं, जॉब कर रही हैं और उन्हें खाना पकाना नहीं आता, वो रिलाई करती हैं इन्हीं चीजों पर, क्या क्या बीमारियां अपने अंदर आप पाल लेते हैं फिर? बिल्कुल, जैसे सबसे पहले तो हमने ब्लड प्रेशर और शुगर की बात की। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है। अगर आप देखें यंग जनरेशन में, इसीलिए क्योंकि एक तो बाहर से फास्ट फूड तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर घर से भी वो कोई सैंडविच या कोई रोल पराठा या कोई बर्गर बना के लेके जा रहे हैं, तो आप देखें कि उसके अंदर जो पैटी है, उसके अंदर जो चिकन पड़ा हुआ है या उसके अंदर जो भी मटीरियल है वो भी फ्रोजन है। तो सबसे कॉमन हमारे देखा जा रहा है मोटापा और ब्लड प्रेशर। आजकल तो यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, और उसकी मेन कॉज यही है कि आपका एक तो ये है कि एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका फूड ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो फ्रोजन फूड्स के ऊपर, आप फ्रेश को नहीं लेके जा रहे। वो यही सोच के, एक तो अपनी ईज के लिए टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, बहुत जल्दी आपने सुबह उठा, फ्रोजन निकाला और उसको कुक कर लिया, बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में खुद बनाते हैं और उसको 10 to 15 डेज के लिए सेव कर लेते हैं, दैट इज ओके। लेकिन जो हम बाहर से फ्रोजन आइटम्स ले रहे
होते हैं, यू नेवर नो कि उसमें क्या है। एक तो सबसे ज़्यादा उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो बहुत कार्सिनोजेनिक है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। एक तो बेसिकली वो क्या है, एक टेस्ट इन्हांसर है। अगर आप खुद भी अगर कभी आपने नोट किया हो कि आप घर में अगर कोई चपली कबाब या नगेट्स या कोई सीख कबाब बनाती है, उसका वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे हम फ्रोजन ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो है फ्लेवर इन्हांसर्स डाले हुए होते हैं, और फिर हम बनाने वाले को कहते हैं कि ये तो वैसा बना ही नहीं जैसे फलानी कंपनी का बनता था। नहीं बना। अच्छा, मैं भी एक और चीज मुझे बताएं, अभी मैंने जिक्र भी ये किया था कि मैं कल परसों ग्रोसरी स्टोर पे गई, मैंने देखा कि वो फल जो कि सीजनल नहीं है, मतलब अभी सीजन में नहीं है, जैसे आम है अभी सीजन में नहीं है, लेकिन वो मुझे फ्रोजन में मिल रहे थे, यानी फ्रीज हुए हुए मुझे आम मिल रहे थे स्लाइसेस की उस सूरत में। और बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स में हम देखते हैं कि आपको बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें वो वाले फ्रूट्स हमें नजर आते हैं जिनका सीजन नहीं होता। तो क्या ऐसे फ्रूट्स लेना और खाना वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि उनका सीजन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने फ्रीज किए हुए होते हैं। भले से वो स्ट्रॉबेरी हो जाए, वो मैंगो हो जाए, ये वाटरमेलन हो जाए, तो क्या वो भी आपकी हेल्थ के लिए बुरा है या आप वो खा सकते हैं? देखें, अगेन वही बात है कि जो चीज़ जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ ना सीजन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमें कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, वो हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। जैसे फ्रूट्स हैं, अगर वो समर्स में है तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से समर्स में बनाया है, लेकिन हम उसको फ्रोजन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं। वो किस तरह से? डेफिनेटली उसके अंदर कोई केमिकल्स डाले हैं। और फिर आप वाली बात ना कि वो फल आपको नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, लेकिन जिस चीज में वो चीज फ्रोज हुई हुई है या रखी हुई है, थ्रू वो गुजरा है, वो आप आंदे हैं। ठीक है महविश, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। भाई बड़ा जरूरी है, जो भी खाएं, जो भी पिए, जरा देख के और जरा पिए और जरा देख के खाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।